हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोग का स्वागत है उत्तम कोचिंग सेंटर में। पिछले वीडियो में हम लोग ने कोशिकाओं के बारे में देखा। आज हम लोग उसके अंगकों, उसके ऑर्गेनेल्स के बारे में देख रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट आज हम लोग देखेंगे न्यूक्लियस, केंद्रक। न्यूक्लियस होता क्या है? ये किन चीजों से मिलकर बना होता है? इसके अंदर और भी कुछ चीज पाए जाते हैं क्या? और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? हम लोग देखते हैं केंद्रक। कोई भी सेल है उसके अंदर जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियस होगा ही होगा। न्यूक्लियस जो होता है केंद्रक, इसके अंदर और भी एक स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिलता है जिसको हम लोग केंद्रिकाएं या फिर न्यूक्लियोलस भी बोलते हैं। ये जो होता है न्यूक्लियोलस बोला जाता है इसको, केंद्रिकाएं। केंद्रक के अंदर पाया जाता है। ये हम लोग का केंद्रक है जिसको हम लोग को न्यूक्लियस बोलते हैं। और इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग केंद्रिकाएं या न्यूक्लियोलस भी बोलते हैं। केंद्रिकाएं में होता क्या है? केंद्रिकाएं में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो विद्यमान होते हैं, मतलब क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स होते क्या है? ये हेरिडिटी के जो होते हैं यूनिट्स होते हैं। मीन्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो माता पिता से अनुवांशिक गुण को वाहित करते हैं। मीन्स अनुवांशिक गुण जो होते हैं, गुणसूत्र जो होते हैं, उनका वाहक करते हैं। मतलब माता पिता से नेक्स्ट जनरेशन में, अगली पीढ़ी में इंफॉर्मेशन जो होता है सेल का, कोशिका का, उसको ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। मतलब माता पिता का जो गुण होता है उसको कैरी करते हैं और अगले पीढ़ी में उन्हीं कैरेक्टर्स को दिखलाते हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो मेनली दो चीजों के कॉम्पोजिशन से बना होता है, प्रोटीन से और डीएनए से। डीएनए भी प्रोटीन बॉल से ही मिलकर बना होता है। तो हम लोग देखते क्या है, जो हेरिडिटी का जो यूनिट होता है, मतलब अनुवांशिकता का जो गुण होता है, उसका जो इकाई होता है, उसे हम लोग डीएनए बोलते हैं। और डीएनए जो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम लोग बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो हमारे शरीर में, डीएनए जो होता है यही हमारे शरीर में हमारा जो कोशिका होता है, नई कोशिकाओं को बनाने में यही रिस्पॉन्सिबल होता है। ये करता क्या है? डीएनए जो होता है कुछ इस तरह का दिखलाई देता है हम लोग को। और ये करता क्या है? जब सेल डिवीजन होता है, कोशिका का जब विभाजन होता है, उस समय हम लोग क्या देखने को मिलता है? इसके जो फाइबर्स होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन फाइबर्स। क्रोमेटिन फाइबर्स छटाकार रूप में दिखलाई देते हैं। मीन्स इस टाइप के फॉर्म में दिखलाई देते हैं। और ये क्या करते हैं? रैपिडली टूटते हैं। टूटने के बाद क्या होता है? ये दो कोशिकाओं में डिवाइड हो जाते हैं। मीन्स ये मान लीजिए कोशिका है, ये जब टूटने वाला रहेगा तो क्या होगा? ये जब टूटने की स्थिति में आ जाएगा, जब कोशिका का विभाजन होने वाला रहेगा, इसके अंदर जो फाइबर्स होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स, जिसको हम लोग क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं, ये छड़ाकार रूप में आ जाते हैं। और इसके बाद क्या होता है? ये दो रूप में सेपरेट होना शुरू होते हैं, दो पोल्स में, ऊपर और नीचे। बाद में जाके क्या होता है? ये एक नया कोशिका बन जाता है और ये एक नया कोशिका बन जाता है, जिसमें कि क्रोमेटिन हम लोग को देखने को मिलता है। और जो दूसरी कोशिकाएं जो होती है, जो कि विभाजन नहीं करती है, उनमें भी हम लोग को ये देखने को मिलता है। लेकिन वो किस फॉर्म में देखने को मिलता है? उसमें ग्लोम्युलर फॉर्म में देखने को मिलता है, जो कि एक घुंघराले स्ट्रक्चर में हम लोग को देखने को मिलता है। मतलब कुछ इस तरह का दिखलाई देगा। मतलब वो अच्छी तरह से सजा हुआ नहीं रहेगा, इस टाइप से नहीं दिखलाई देगा, वो कुछ इस तरह का दिखलाई देगा। जब सेल डिवीजन होने वाला रहता है उस टाइम हम लोग को इस फॉर्म में दिखलाई देगा और सेपरेट होगा दो फॉर्म्स में, ऊपर और नीचे। उसके बाद फिर रैपिडली डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट्स में, एक ये पार्ट और ये दो पार्ट। मतलब एक कोशिका से ही दो कोशिकाओं का जन्म होगा। आगे आप लोग देखते हैं, जब केंद्रक के अंदर केंद्रिकाएं पाई जाती हैं, केंद्रिकाएं का जो पुटिका जो होती है, उसकी जो सीट्स होती है वो जालीदार होती है, जिससे कि उसके अंदर का जो फ्लूइड है वो बाहर निकल जाए और उसका जो फ्लूइड होता है उसका एक्सचेंज भी हो। आगे हम लोग देखते हैं डीएनए जो होता है, डीएनए। अब डीएनए काम भी तो करता होगा, जैसे कि रैपिडली डिवाइड किया, ये करता क्या है? डीएनए जो होता है, डीएनए करता क्या है? हम लोग को इंफॉर्मेशन देता है। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसीलिए पड़ा है क्योंकि न्यूक्लिक एसिड जो होता है, न्यूक्लिक एसिड, वो उसी से हमारा कोशिकाएं जो होती है मिलकर बनी होती है।
और न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर में दूसरे भाग में ऑक्सीजन पाया जाता है, मींस दूसरा जो उसका भाग होता है वहां ऑक्सीजन पाया जाता है, इसलिए इसको डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है। डीएनए जो होता है इसका जो क्रियात्मक खंड होता है, मींस डीएनए का मान लीजिए एक पार्ट है, ये डीएनए है, इसका पार्ट होगा, बहुत सारा पार्ट होगा, सभी जगह डिवाइड होता है, ये बटा हुआ होता है, इस टाइप से देखने को मिलता है। इसके स्ट्रक्चर को हम लोग डबल हेलिकल मॉडल बोलते हैं या फिर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये 5 डैश से स्टार्ट होता है और 3 डैश में खत्म होता है, इसका एंडिंग यहाँ है 3 डैश, और ये जस्ट इसका अपोजिट होता है, 3 डैश से स्टार्ट होगा और 5 डैश में खत्म हो जाएगा। तो इसका जो लास्ट 5 डैश और 3 डैश का जो एंडिंग होता है, या फिर ऊपर में हम लोग देखेंगे 5 डैश या 3 डैश का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इसको हम लोग जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीन। मींस जीन किसको बोलते हैं हम लोग? डीएनए का जो क्रियात्मक इकाई होता है, मींस जो फंक्शनल यूनिट होता है डीएनए का, उसको हम लोग जीन बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कुछ सेल्स जिसमें कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैसे कोशिकाएं जिसमें कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, उसको हम लोग प्रोकैरियोट कोशिकाएं बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं, जिसमें कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, जिसके कारण कि क्रोमेटिन फाइबर्स जो होते हैं, जो फाइबर्स पाए जाते हैं वो तितर बितर होते हैं, मींस सेपरेटली नहीं होते हैं। कोशिका है, इसके अंदर जब केंद्रक अच्छी तरह से विकसित नहीं होगा, वेल डेवलप नहीं होगा, तो क्या होगा? जो फाइबर्स होता है, ये मान लीजिए हम प्रोकैरियोट्स का देखते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, और हम लोग एक देखते हैं यूकैरियोट सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स, इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाएगा, जिसमें क्या होगा कि स्पिंडल फाइबर्स जो होगा, जो क्रोमोसोम्स जो होगा, स्पिंडल फाइबर्स या क्रोमोसोम्स जो होगा, वो ग्लोम्युलर रूप में दिखाई देगा, या फिर डिवीजन के टाइम हम लोग को छड़ाकार रूप में या फिर रॉड के टाइप में, बार के टाइप में दिखाई देगा। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में होगा क्या? प्रोकैरियोटिक सेल्स में वेल डेवलप नहीं होगा, जिसके कारण कि बस यहीं पे फैला हुआ रहेगा, तितर बितर होगा, जिसमें कि वेल डेवलप ना होने के कारण कोशिकांग भी अच्छी तरह से नहीं पाए जाएंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हो गया, ये सब नहीं पाए जाएंगे, और इसके अंदर जो फाइबर्स होते हैं वही मिलकर अन्य कार्यों को पूरा करते हैं। इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी देख लेते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, सॉरी, ब्लू ग्रीन एल्गी इसका एक एग्जांपल है। ब्लू ग्रीन एल्गी, यूकैरियोट सेल्स को हम लोग जान ही रहे हैं, जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस हो वगैरह वगैरह। तो कोई भी सेल्स जिसमें कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस हो, सुविकसित केंद्रक होता है, उसको हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। और इसमें अलग अलग फंक्शंस करने के लिए अलग अलग कोशिकाएं भी पाए जाते हैं। और एक चीज हम लोग देख लेते हैं कि रेड ब्लड सेल्स जो होता है, लाल रक्त कोशिकाएं जो हमारे शरीर में पाया जाता है, वो कुछ इस तरह का दिखलाई देता है, जिसमें कि केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये मात्र एक ऐसा कोशिका होता है जिसमें कि केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो आज हम लोग इतना ही देखते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कोशिकाओं के बारे में अगले वीडियोस में। देखने के लिए थैंक्स। अगर आप हम लोग हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ डाउट हो तो हमसे जानने के लिए कमेंट करके जरूर बताएं।